हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो भी एक फैंटेसी और हॉरर और मिस्ट्री सीरीज़ है और ये वैम्पायर्स पर बेस्ड है और इसका नाम है द ओरिजिनल्स। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, इसे ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पुरानी और सबसे पहली वैम्पायर फैमिली न्यू ऑरलियंस शहर को वापस रूल करने के लिए आती है, जहां से वह बहुत साल पहले भाग गए थे। कहानी की बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि ये स्पिन ऑफ है द वैम्पायर डायरीज नाम की टीवी सीरीज का, और द वैम्पायर डायरीज भी एक बहुत बढ़िया सीरीज है। उसका रिव्यू मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में दूंगा। तो एक्चुअली जो सबसे पहले वैम्पायर्स बने थे वो बिलोंग करते थे माइकलसन फैमिली से। तो माइकलसन फैमिली के जो कैरेक्टर्स वैम्पायर डायरीज में दिखाए गए थे उन्हीं पर ये स्पिन ऑफ आधारित है। अब आप सीरीज के नाम से ही समझ लीजिए ये सीरीज बेस्ड है जो ओरिजिनल वैम्पायर्स यानी कि सबसे पहले वैम्पायर बने थे, और बाकी उसके बाद जितने भी वैम्पायर्स बने हैं सब इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। सो ये काइंड ऑफ एक चेन रिएक्शन है। और जिस शहर पर इन लोग रूल करने के लिए वापस आते हैं, न्यू ऑरलियंस उसका नाम है। ये एक्चुअली लुइजियाना स्टेट में स्थित है, यूएसए के। तो मैंने वॉकिंग डेड वाली सीरीज में आप लोगों को ज़ॉम्बीज़ का पूरा कंसेप्ट समझाया था। अब इसमें वैम्पायर्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। तो बेसिकली वैम्पायर भी एक काल्पनिक प्राणी है जैसे ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन एक्चुअली में ये अमर है। वैसे तो ज़ॉम्बीज़ भी अमर ही थे, लेकिन उनके सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी। इन लोगों की सोचने समझने से भी ज़्यादा और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो एक्चुअली वैम्पायर जब किसी जिंदा इंसान का खून पीता है या उसे काट देता है तब वो वैम्पायर बन जाता है। ऐसा हर केस में नहीं होता, ये वैम्पायर पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसका खून पी के उसे पूरी तरह मार सकता है या फिर उसको वैम्पायर में कन्वर्ट भी कर सकता है। मोस्टली फिल्मों और टीवी सीरीज में बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए गए हैं वैम्पायर बनाने के। जैसे कि एक तरीका है कि अगर वैम्पायर बनाना है तो किसी जिंदा आदमी का पूरा खून वैम्पायर पी लेता है और फिर वो अपने आप मर के वैम्पायर बन जाता है। और भी ढेर सारे तरीके हैं वैम्पायर बनाने के। अब इसमें कैसे वैम्पायर बनाते हैं ओरिजिनल्स, ये जानने के लिए आप लोग टीवी सीरीज देखिए। वैम्पायर्स मोस्टली रात में निकलते हैं हंट करने के लिए इंसानों का, और ये लोग ज़्यादातर गले पर या हाथ की कलाई पर काट कर खून पीते हैं। और इनके चेहरे का रंग पूरा सफ़ेद सा होता है और इनके दांत भी बहुत शार्प होते हैं। ये लोग सनलाइट में नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वो इनको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वैम्पायर्स को जला ही डालती है। और ये लोग की और भी वीकनेसेस है, जैसे कि होली वाटर, गार्लिक यानी कि लहसुन, लकड़ी का स्टेक। स्टेक एक्चुअली क्रॉस की तरह होता है, जैसे जीसस का क्रॉस होता है ना, उसी को स्टेक बोलते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको मारने के, लेकिन इनको मारने का जो तरीका मोस्टली यूज़ होता है वो है इनके दिल में लकड़ी के स्टेक से हमला कर दो या फिर इनका सिर शरीर से पूरी तरह से काट दो, जिसे इंग्लिश में बीहेडिंग कहते हैं। और इनके पास बहुत सारे सुपर पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एजिलिटी यानी कि बहुत ही तेज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने की शक्ति। पर ये पावर मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही काम करती है, ना कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। दूर तक की आवाज़ सुनने की शक्ति, जल्दी से हील हो जाने की शक्ति, किसी का माइंड कंट्रोल करने की शक्ति, टेलीपैथी और भी ढेर सारी शक्तियाँ। तो ये वाला वैम्पायर जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया ये दिखने में बहुत ही हैंडसम होते हैं और बहुत सारे सुपर पावर्स हैं इनके पास। लेकिन जो शुरुआती वैम्पायर्स थे उनको बहुत ही मोटा, भद्दा और काले रंग के बताए जाते थे। तो एक्चुअली में 1819 में जॉन पोलिडोरी ने द वैम्पायर करके एक स्टोरी लिखी और उसमें ऐसे हैंडसम, पावरफुल और कैरिज्मेटिक वैम्पायर्स का जिक्र किया। उसके बाद वैम्पायर्स का कंसेप्ट हिट हुआ और भी प्रचलन में आई है जब ब्रैम स्टोकर नाम के एक राइटर ने 1897 में ड्रैकुला नाम की नॉवल पब्लिश की। और बस तब से आज तक मोस्टली यही नॉवल के वैम्पायर्स के बेस पर ही आज तक के सारे वैम्पायर्स टीवी में दिखाए जाते हैं। हर टीवी शो, मूवीज़, बुक्स और वीडियो गेम्स में ऐसे ही वैम्पायर को दिखाया जाता है। बस थोड़ा थोड़ा अपना वेरिएंट डाल देते हैं हर कोई अपने टीवी शो में या मूवी में। जैसे कि ज़ॉम्बीज़ में बहुत सारे प्रकार की ज़ॉम्बीज़ थी, वैसे ही बहुत सारे प्रकार के वैम्पायर्स भी एक्सप्लोर किए गए हैं। एनीवे, अब हम लोग ओरिजिनल्स की बात करते हैं। तो एक्चुअली में जो ओरिजिनल वैम्पायर्स हैं उनके नाम बता देता हूँ। उनके नाम है क्लाउस, एलाइजा, रिबेका, कोल, हेनरिक, माइकल एंड फिन। ये सभी माइकलसन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एक्चुअली इनकी फैमिली ट्री आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इसमें क्लाउस को अलग दिखाया है। वो एक्चुअली एस्थर और एंसल से पैदा हुआ था। एस्थर एक विच थी और एंसल एक वेयरवुल्फ था, तो उसी से पैदा हुआ था क्लाउस।
सो एक्चुअली क्लाउस विच और वेयरवुल्फ का हाइब्रिड है और क्लाउस वैम्पायर बना है मैजिक से। अब वो कैसे बना वो जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। लेकिन क्लाउस में जो है वैम्पायरिज्म डोमिनेट करता है। क्लाउस में वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों का स्टेमिना है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है इसमें, लेकिन वो फुल मून की नाइट को वेयरवुल्फ नहीं बनता है। एनीवे, क्लाउस इन सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक्सेप्ट उसके फादर माइकल उससे ज्यादा पावरफुल है और वो क्लाउस को मारने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं और क्लाउस अपने पिता माइकल से हमेशा भागता रहता है। अब वो उसे क्यों मारना चाहता है वो जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। वैसे आप लोगों को फैमिली ट्री देख के समझ में आ ही गया होगा कि माइकल क्लाउस को क्यों मारना चाहता है। एक रीज़न तो वो भी है, दूसरा रीज़न ये भी है कि वो वैम्पायर्स को ख़त्म ही करना चाहता है जड़ से। अच्छा, एक बात और बता दूं, चूंकि ये लोग ओरिजिनल वैम्पायर्स है तो इनकी शक्तियां नॉर्मल वैम्पायर से ज़्यादा है। जैसे कि इन्हें कोई नॉर्मल लकड़ी के स्टेक से नहीं मार सकता, इनके लिए एक स्पेशल व्हाइट ओक ट्री, उसी की लकड़ी का स्टेक बना होना चाहिए और उससे जब कोई इन्हें मारेगा तभी ये मरेंगे। और ये लोग बाकी सारी सुपर पावर्स में भी नॉर्मल वैम्पायर से 100 गुना ज्यादा तेज है और 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर कोई वैम्पायर हजारों सालों तक किसी जिंदा इंसान का खून नहीं पीता है तो ये लोग कमजोर हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। तो जनरली ऐसी सिचुएशन में ये लोग अपने आप को एक कॉफिन में बंद कर लेते हैं और उसी में पड़े रहते हैं या सो जाते हैं। काइंड ऑफ हाइबरनेशन हो गया। तो इस सीरीज में मोस्टली क्लाउस, एलाइजा और रेबेका के किरदार पर फोकस किया गया है। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा और भी भाई बहन के कैरेक्टर्स धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। अच्छा, इसमें वेयरवुल्व्स भी दिखाए गए हैं तो उनकी भी ऑलमोस्ट सेम पावर्स रहती है वैम्पायर जैसी, बस ये लोग हर पूर्णिमा या फुल मून नाइट को एक भेड़िए में बदल जाते हैं और बाकी दिन नॉर्मल ही रहते हैं। और इनकी वीकनेस सिल्वर मेटल होता है। और ये लोग भी अगर किसी दूसरे जिंदा इंसान को काट ले तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। तो वैम्पायर्स मोस्टली वेयरवुल्फ से डरते हैं फुल मून की नाइट, क्योंकि वेयरवुल्व्स बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन वेयरवुल्व्स को भी अपने तरीके से पोर्ट्रे किया गया है फिल्म्स और टीवी शोज में। जैसे कि कुछ फिल्म्स में वेयरवुल्फ कभी भी अपनी मर्जी से वुल्फ में बदल सकता है, सिर्फ फुल मून नाइट ही वो बदलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखाए जाते हैं मूवीज में। एनीवे, इसमें एक तीसरा सुपर नेचुरल बीइंग भी है जिसे कहते हैं विच, यानी कि जो तंत्र विद्या या काला जादू द्वारा अपना काम निकालते हैं। तो मोस्टली इस सीरीज में इन्हीं 3 सुपर नेचुरल बीइंग्स को दिखाया गया है, वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स एंड विचेस। और मैं ये बता दूं कि भले ही आपने कितनी भी वैम्पायर्स या वेयरवुल्व्स से रिलेटेड मूवीज़ देखी हों, लेकिन इसमें कहानी बहुत ही इनोवेटिव और नई है। बेसिक प्रेमिस वही है कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स आपस में दुश्मन हैं, बट फिर भी कहानी में नयापन है। आपको ये सीरीज ज़रूर अच्छी लगेगी और ये वाकई में बिंज वॉच के लायक है। द ओरिजिनल्स का पायलट एपिसोड यानी कि पहला एपिसोड एक्चुअली वैम्पायर डायरीज का एक एपिसोड है जो कि सीजन 4 में है। उसमें क्लाउस हेली नाम के वेयरवुल्फ के साथ एक रात नशे में सो जाता है और फिर हेली क्लाउस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बस यहीं से ओरिजिनल्स की शुरुआत होती है। तो एक्चुअली में क्लाउस और हेली का बच्चा पहला वैम्पायर वेयरवुल्फ हाइब्रिड होगा। अब क्लाउस और उसकी फैमिली न्यू ऑर्लियंस में वापस आती है। ये लोग 1919 में छोड़ के चले गए थे ये शहर, और ये लोग माइकल के डर से छोड़कर गए थे क्योंकि वो सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देना चाहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये लोग न्यू ऑर्लियंस वापस आए हैं तो एक्चुअली क्लाउस ने मार्शल नाम के एक कैरेक्टर को वैम्पायर बनाया था। क्लाउस उसे अपने बेटे जैसा ही मानता था। तो जब क्लाउस और उसकी फैमिली भाग जाते हैं तो मार्शल अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। अब ये लोग वापस आए हैं लेकिन मार्शल अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्लाउस अपनी गद्दी वापस लेना चाहता है और न्यू ऑर्लियंस में एक्चुअली में विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ में झगड़े चल रहे हैं, उनसे उस शहर को बचाना चाहता है। हेली भी इसी शहर में रहती है और बस ऐसे ही फिर कहानी कंटिन्यू होती है। हेली और क्लाउस की एक बेटी पैदा होती है। हेली बच्चे को पैदा करते करते मर जाती है, लेकिन फिर वो उसी बच्ची के खून से वापस जिंदा हो जाती है और वो भी एक हाइब्रिड हो जाती है। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और दिखाया है कि जिस जिस ओरिजिनल वैम्पायर ने जिस जिस इंसान को वैम्पायर बनाया था तो उनकी एक ब्लड लाइन बन जाती है। तो ऐसे करके समझ लीजिए 6 ब्लड लाइन से मान लीजिए 6 ओरिजिनल वैम्पायर्स की। तो अगर मान लीजिए क्लाउस मरता है तो उसकी पूरी ब्लड लाइन भी मर जाएगी। मतलब जितने भी वैम्पायर्स क्लाउस ने बनाए थे और आगे उन वैम्पायर्स ने जितने भी वैम्पायर्स बनाए थे वो सब मर जाएंगे। ये भी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है।
और भी बहुत सारे स्टोरीज इसमें चलते रहते हैं और हर सीज़न में कहानी इवॉल्व होती चली जाती है और भी नए नए ट्विस्ट और नए नए लॉजिक्स और फैक्ट्स खुलते चले आते हैं वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स और विचेस से रिलेटेड। थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा भी चलता रहता है, लेकिन ये अपनी मेन स्टोरी लाइन पे बरकरार रहता है। बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात यही है इस शो की। मोस्टली वैम्पायर वाले शोज इवेंचुअली एक टीन और रोमांस ड्रामा बन के रह जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। रोमांस ड्रामा इसमें भी है, लेकिन कहानी पर से फोकस बिल्कुल भी नहीं हटता। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है। ये सीरीज़ मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। अच्छा, और एक बात, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक जॉनर है। मोस्टली कई लोगों को वैम्पायर, वेयरवुल्फ या विच से रिलेटेड सीरीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक ट्राई नहीं करोगे देखने की, तब तक पता कैसे चलेगा। एनीवे, इसमें सबसे ज़ोरदार कैरेक्टर क्लाउस माइकलसन का ही है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है जोसेफ मॉर्गन ने, और इसकी स्टोरी लाइन मैं एक बार फिर कहता हूँ बहुत ही स्ट्रांग है। कहानी को एकदम पकड़ कर रखा गया है, हर एस्पेक्ट कहानी का एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ज़रूर, जिन्होंने वैम्पायर वाली सीरीज़ नहीं देखी है उन्हें भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और हाँ, इसको देखने के लिए आपको वैम्पायर डायरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी और इसकी कहानी एकदम डिफरेंट है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं और इसका एक स्पिन ऑफ चल रहा है अभी, जिसका नाम है लेगेसीज। इसमें क्लाउस और हेली की बेटी मेन लीड में है, जिसका नाम होप है सीरीज़ में। मैंने ये शो नहीं देखा है, आप लोगों ने अगर देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कैसा शो है। अच्छा, किस किस ने किसका रोल निभाया है वो भी सुन लीजिए। डैनियल गिलीज ने एलाइजा माइकलसन का निभाया है, क्लेयर होल्ट ने रेबेका माइकलसन का, फीबी टॉन्किन ने हेली का, चार्ल्स माइकल डेविस ने मार्शल का। और इसके प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को है नहीं। एनीवे, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि एक्चुअली में क्लाउस के कैरेक्टर को परमानेंटली मारने वाले थे वैम्पायर डायरीज में, लेकिन जोसेफ मॉर्गन की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी ऑडियंस में, और फाइनली इसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ ही बना दी गई। दूसरा फैक्ट यह कि जिन्होंने इसमें कोल माइकलसन का किरदार निभाया है उनको ऑलमोस्ट द वैम्पायर डायरीज में एक लीड कैरेक्टर का रोल मिलने वाला था, पर फिर नहीं मिला। तीसरा फैक्ट है कि इस सीरीज़ में क्लाउस एक कैमी नाम के कैरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, और लिया पाइप्स जिन्होंने कैमी का रोल निभाया है उन्हें ऑनलाइन बहुत बुली किया जाता था, क्योंकि ऑडियंस को क्लाउस और कैमी की जोड़ी पसंद नहीं आती थी। चौथा फैक्ट यह है कि द ओरिजिनल्स के ऊपर एक बुक सीरीज़ भी है, जिसे इसकी राइटर और क्रिएटर जूली प्लेक ने ही लिखा है। उसमें 1700 के दशक की कहानी बताई है कि कैसे माइकलसन और उसकी फैमिली न्यू ऑरलियंस आए थे। पांचवा फैक्ट यह कि फीबी टॉन्किंग जिन्होंने हेली का किरदार निभाया है उन्होंने वैम्पायर डायरीज के एक मेल लीड को 3 साल तक डेट किया है। छठा फैक्ट यह कि फीबी टॉन्किन और क्लेयर होल्ट जिन्होंने हेली और रेबेका का किरदार निभाया है वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सातवां फैक्ट यह कि पेड्रो पास्कल ने मार्शल के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनको नहीं लिया गया क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी रोल के हिसाब से। पेड्रो पास्कल आपको नार्कोस के रिव्यू वाले एपिसोड से याद होंगे। आठवां फैक्ट यह कि लिया पाइप्स जिन्होंने कैमी का किरदार निभाया है उनका कहना था कि फर्स्ट सीजन के 18th एपिसोड में एक सीन में जोसेफ मॉर्गन बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर में चले गए थे और उन्होंने लिया पाइप्स को बहुत डीपली किस कर दिया था। वो सरप्राइज हो गई थी उस सीन के बाद। नौवां फैक्ट यह कि फीबी टॉन्किन ने मरमेड, विच, वैम्पायर, वेयरवुल्फ, हाइब्रिड सभी के किरदार किए हैं। अब उनका कहना है कि प्लीज़ उन्हें कोई नॉर्मल कैरेक्टर्स के रोल दे दो। 10वां फैक्ट है कि जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर वैम्पायर की एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन चलती है वो वाला कंसेप्ट बताया था ना, उसको कहते हैं सायर लाइन, SIRE लाइन, LINE। तो राइटर्स के मुताबिक रेबेका की सबसे लंबी सायर लाइन है। 11वां और लास्ट फैक्ट सुनिए। तो एक्चुअली वैम्पायर्स कैसे बनते हैं? जिंदा इंसान जब मर जाता है वैम्पायर के काटने पर, फिर वो वैम्पायर बनता है। इसका मतलब ये लोग मरे हुए हैं और अमर हैं। और वेयरवुल्फ एक्चुअली में मरते नहीं हैं। वेयरवुल्फ जिंदा इंसान को काटते तो हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। वो जिंदा रहकर ही वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं, और इसी कारण से वेयरवुल्फ बूढ़े भी होते हैं और उम्र के साथ फाइनली मर जाते हैं। वेयरवुल्फ अमर नहीं है। हाँ, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वैम्पायर्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते और वेयरवुल्फ्स कर सकते हैं। अब क्लाउस एक्चुअली में विच और वेयरवुल्फ का हाइब्रिड है, और वो वैम्पायर मैजिक से बना है, इसलिए वो टेक्निकली मरा नहीं है, इसलिए वो बच्चे पैदा कर सकता है। इसलिए उसकी बेटी होती है हेली के साथ। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.3, जिसे रेट किया है लगभग 1,37,000 लोगों ने।
मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी वैम्पायर्स की कहानी है, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, आप लोग को मज़ा आएगा ये देख के। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।